हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़। आपको इस मैप पे उन जगहों को आइडेंटिफाई करके लोकेट करना है और कोई गलती नहीं करनी है लोकेशन को लेकर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन ब्रिक्स के रिगार्डिंग है। इनमें से पहली ब्रिक्स समिट रशिया में 2009 में हुई। 16th ब्रिक्स समिट इंडिया होस्ट करेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, 2015 में स्टैब्लिश हुआ। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 एंड 2 बोथ, 2 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3। आपको करना यह है कि स्टेटमेंट समझनी है कौन सी सही है कौन सी गलत है और करेक्ट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बारे में। करतारपुर गांव रिवर सतलज के वेस्ट बैंक पे सिचुएटेड है, जहां पर गुरु नानक देव जी ने अपने 18 साल जिंदगी गुजारे थे। ये जो कॉरिडोर बना था, ये गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी के दिन नवंबर 12 2019 को लॉन्च किया गया था और यहीं से लंगर का जो आइडिया है वो शुरू हुआ था, जिसको बाद में पूरी सभी गुरुद्वाराज में अडॉप्ट किया गया। आप बताइए क्या सही आंसर है क्या गलत आंसर है? तो ब्रिक्स समिट 16th ब्रिक्स समिट अभी हो रही है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे, तो जो कहां पर है, कजान में। तो वो कि इंडिया में होगी 16 समिट, वो तो गलत हो गया। हालांकि जो पहली बार ब्रिक्स समिट हुई थी वो 2009 में हुई थी। देखिए, ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये शुरुआत हुई थी, जिम ओनाइल एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये चार कंट्रियां की इकोनॉमी इतनी ग्रो कर रही है। 2008 के आसपास इन्होंने कहा था, 2006 में भी बोला गया था कि ये इकोनॉमीज बहुत तेजी से डेवलप कर रही है और यही आगे की इकोनॉमीज को, वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करेंगे। तो उन्हें ब्रिक कंट्रीज कहा गया था और उन्हीं ब्रिक कंट्रीज ने फिर एक साथ में मिलकर बात करनी शुरू की और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। और अभी इसमें ब्रिक्स में इन पांच के अलावा ब्रिक्स प्लस के अंदर चार और कंट्रीज ऐड हो गई हैं: इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई, ईरान। सऊदी अरेबिया को इनविटेशन भेजी गई थी, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, पर अभी उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो पहली जो इसकी समिट हुई थी वो हुई थी येकेटिनबर्ग, रशिया में। साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था, 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया था। तो सनिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां उन्होंने इसको अटेंड भी किया था। ठीक, स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली इस बार जो ब्रिक्स में समिट हो रही है, 16 समिट है, कजान में हो रही है और इस बार का जो उनका थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया ने 3 बार होस्ट किया है। 2 साल पहले ही किया था, 2021 में, 2016 में और 2012 में। एनडीबी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था। फोर्टलीजा डिक्लेरेशन जो फोर्टलीजा में सबमिट हुई थी, वहां पर ये डिक्लेयर करके अनाउंस किया गया था। 4 नए मेंबर जुड़े हैं। बात सऊदी अरेबिया की भी थी, लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी इसको फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है, तो 5 पहले और 4 नए। अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया दो ऐसे देश हैं जिनको इन्वाइट किया गया था। अर्जेंटीना ने तो पहले ही मना कर दिया था, लेकिन सऊदी अरेबिया इनिशियली इंटरेस्टेड था और बाद में वो पीछे हट गए। तो अभी 5 और +4 9 देश हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगली जी क्वेश्चन की, जो बात कर रहा था किस टॉपिक के बारे में, जो बात कर रहा था, क्या टॉपिक था हमारा? हमारा टॉपिक था करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ये असल में इंडिया पाकिस्तान के बीच का एक कॉरिडोर है, जहां पर इंडियन पिलग्रिम्स गुरुद्वारा जा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जाके, पर उस कॉरिडोर के अंदर ही आप रह सकते हो, बाहर नहीं निकल सकते। ये 24 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था और अब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसकी वैलिडिटी एग्रीमेंट की, ताकि इंडियन पिलग्रिम्स आराम से गुरुद्वारा तक जा सकें। तो इंडिया से आप गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकते हो इस कॉरिडोर के अंतर्गत। तो ये पहला सवाल, ये रिवर रावी के पास लोकेटेड है, ना कि सतलज के पास। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत था। दूसरा, ये डेरा बाबा नानक श्राइन जो इंडिया में है, उसको दरबार साहिब गुरुद्वारा से जोड़ता है पाकिस्तान में, एक कॉरिडोर के तहत। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 50 बर्थ एनिवर्सरी के टाइम में ही स्टार्ट किया गया था। तीसरा भी सही है कि जो लंगर की शुरुआत हुई थी सबसे पहले करतारपुर कॉरिडोर के अंदर, जो यहाँ गुरुद्वारा है दरबार साहिब गुरुद्वारा, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी कि लंगर का सिस्टम स्टार्ट हुआ था सिख फेथ में, और जो बाकी सभी गुरुद्वारा में उसके बाद चालू हुआ और ये पूरे देश भर में आज किया जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है, प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स, जहां पर वीजा दिए जाते हैं। करतारपुर कॉरिडोर में वीजा फ्री एंट्री है, आपको बस पासपोर्ट होना चाहिए और आप वहां जा सकते हैं। परमिट लेकर आप क्रॉस करके पाकिस्तान जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जाएंगे और फिर वापस आएंगे, इतना ही उसके अंदर अलाउड है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ लिया आपने। अगर आपने गलत किया है तो क्या गलत किया, क्या गलती की, ध्यान रखना है। इंडिया की समिट्स ब्रिक्स की कब कब हुई हैं? 2021 में। ठीक है, और कब हुई 2021 के अलावा? 2009 में पहली समिट के ऊपर। ब्रिक्स समिट 2024 कहाँ हुई? कजान में। कजान कहाँ लोकेटेड है? रशिया में। रशिया में जो समिट हुई, इसकी पहली थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये मल्टीलैटरलिज्म की कहानी क्यों है? देखिए, जब से ब्रिक्स शुरू हुआ, इसका एक ही एजेंडा था कि ग्लोबल साउथ को पुश करना, ग्लोबल साउथ का एजेंडा आगे लेके जाना। ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनका एक ही एजेंडा रहता है कि जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप कर रही हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा बनाया गया वर्ल्ड सिस्टम, जहां इसमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएन है,
इनमें एक तरह से वेस्टर्न कंट्रीज की दादागिरी चलती है। तो इनको तोड़कर कोई अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खड़ा करे जो डेवलपिंग कंट्रीज के दुख को समझते हुए उसके हिसाब से ऑपरेट करेगा। तो फिर हमने खड़ा किया न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के अंतर्गत। हमने खड़ा किया सेंट्रल करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट शुरू किया गया। कि क्या होता है ना कि अभी आपका देश अगर डूब रहा है तो आप आईएमएफ के पास जाओगे लोन मांगने। आईएमएफ कहेगा पहले हमें गारंटी चाहिए, हमारी ये शर्तें पूरी करो तब पैसा देंगे। तो इन सब से बचने के लिए ना सीआरए बनाया गया कि भाई पैसे दिए जाएंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू किया गया ताकि आसानी से लोन लिया जा सके। लोन यहाँ पर ऑलरेडी साउथ अफ्रीका को दिया जा चुका है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है एनडीबी, जिससे सस्ते दरों पर बिना किसी स्ट्रिंग्स के आपको लोन मिलता है। इससे जो पार्टनरशिप है भारत की वो भी बढ़ेगी रशिया के साथ, चाइना के साथ। ऑलरेडी इस समिट के बाद इंडिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें हमारा जो बॉर्डर पे बिल्कुल पेट्रोलिंग बंद हो चुकी थी, उसको लेकर एक एग्रीमेंट पर भी भारत और चाइना पहुंचे हैं, जहां से दोबारा पेट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक संबंधों में एक स्थिरता आती दिख रही है भारत और चाइना की। वो तभी हो पाया जब भारत के प्रधानमंत्री कजान पहुंचे रशिया में ब्रिक्स की समिट को अटेंड करने के लिए। ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया गया ताकि और ज़्यादा ग्लोबली इन्फ्लुएंस इसका बढ़ सके। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके मेंबर थे। अब इसमें जो और मेंबर्स ऐड हुए हैं वो आप मान सकते हो ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई। ठीक है, मैंने ईरान 2 बार लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर होना सऊदी अरेबिया था लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो अभी 4 ही रहे हैं, नहीं तो 5 5 10 हो जाते। तो अभी 9 कंट्रीज हैं जिसके अंदर है। इसको सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया है। ये 2 चीज़ें याद आपको रखनी है। ठीक है, ओके। देन वी गो अहेड एंड लुक एट की मैप को। तो आप देख ही नहीं कि भाई क्या है इसमें से। अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया, ये बाहर है। और सऊदी अरेबिया अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई करना है कि नहीं करना उनको। तो ये 2 देश बाहर हो गए। कहाँ हुई समिट? रशिया में। रशिया एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी है। रशिया की ज्योग्राफी अगर आप देखें तो हालांकि पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया था कनाडा के साथ ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि सबसे पहले यूरोप और एशिया तक फैला हुआ देश है ये। तो क्यों इसको कहते हैं कि पूरी यूरोप एशिया तक फैला हुआ है? देखिए, यूरोप की जो बाउंड्री है ना वो यहाँ उरल माउंटेन्स है। इस माउंटेन्स के इस तरफ यानी इस माउंटेन के वेस्ट में जो भी इलाका है इसे यूरोप कहा जाता है। उरल माउंटेन्स इज लाइक अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। उरल माउंटेन्स के इधर का इलाका यूरोप कहा जाता है, इधर वाला इलाका एशिया कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप लाइन खींचो ना तो इधर वाली सारी कंट्रीज आपकी एशिया कहलाती हैं, इसलिए इसे यूरेशियन कंट्री कहते हैं। आधा यूरोप आधा एशिया। बड़े शहर इनके सारे यूरोप के साइड में है लेकिन इनकी एक बड़ी ज्योग्राफी एशिया में पड़ती है। ठीक है, अब इस रीजन को अगर हम देखें, यहाँ पर ना एक चीज़ और है कि इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन से हैं या इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से। उरल माउंटेन्स आपको पता लग गए, ये बाउंड्री हो गई। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट शायद मॉस्को यहाँ पर है। सेंट पीटर्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट इनका जो पोर्ट है वो यहाँ है। एक जगह और है जो बार बार न्यूज़ में रहती है, वो है व्लादिवोस्तोक। आपको मुझे बताना है व्लादिवोस्तोक कहाँ पर है। व्लादिवोस्तोक के साथ चेन्नई का कनेक्शन भी जोड़ा गया था। यहाँ कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, वो है कुरिल आइलैंड्स, जहाँ पर चाइना और सॉरी जापान और रशिया के बीच में विवाद है। ये वो जगह है। यहाँ पर सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। ये आपका कोलिमा माउंटेन्स है। ये रीजन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है। ये ब्रेंगा माउंटेन्स है। साइबेरियन आइलैंड और साइबेरिया, ये आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ज्योग्राफी को एक बार देख लीजिए कि मंगोलिया के ठीक ऊपर का रीजन भी यहाँ पर आता है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट चाइना और रशिया के बीच में बाउंड्रीज को लेकर था, जो रिजॉल्व हो चुका है लगभग। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है रशिया की। वोल्गा रिवर ये यहाँ से बहुत फेमस रिवर है ये वोल्गा। फिर यहाँ इर्तिश, येंसी रिवर, ऑब रिवर, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सारी याद रहे न रहे एक बार आपको दिखना चाहिए कि भाई अच्छा इनकी बाउंड्री कहाँ कहाँ लग रही है। तो फिनलैंड या एस्टोनिया हो गया, लैट्वियन कंट्रीज यहाँ पर हो गई। ये रहा यूक्रेन, ये रहा ब्लैक सी। ठीक, ये वाला हिस्सा है क्रीमिया। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्रीमिया है, ये ब्लैक सी है, यूक्रेन है। क्रीमिया के ऊपर ऑलरेडी कब्जा हो चुका है रशिया का। यहाँ पर कोकेशन माउंटेन्स है। ठीक है, कोकेशन माउंटेन्स की इधर आपका फिर एशिया स्टार्ट होता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान वगैरह। ये कैस्पियन सी है, ये आपका कजाकिस्तान, अरल सी, ये वो रीजन आ गया। तो ये आप ज्योग्राफी बेसिक एक बार देख लो, इसकी जरूरी है आपको समझनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। ब्रिक्स समिट में इस बार क्या इंपॉर्टेंट चीजें अनाउंस हुई? इस बार ये बोला गया पहले कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी पे हम काम करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग पे काम करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, पहले एक ग्रेन को लेकर एक एग्रीमेंट किया है कि खुद का हम ग्रीन एक्सचेंज बनाएंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई जो पैलेस्टाइन में हो रहा है वो गलत हो रहा है, युद्ध को सॉल्व करना चाहिए, एसडीजीज को अचीव करना है। कस हुआ। अगर आपको मैं पूछूं भाई मुझे एक बेसिक आप बैकग्राउंड बना के दो, मैंने सब कुछ मिटा दिया। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या क्या याद है, क्या क्या चीज़ें अनाउंस हुई हैं।
तो आप क्या क्या मुझे बता पाओगे, ये बताओ। एक क्या चीज़ है, ब्रिक्स प्लस पार्टनरशिप की बात की गई। हेल्थ में क्या है, R&D वैक्सीन सेंटर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर, एक ग्रीन एक्सचेंज प्रोग्राम, और एक ब्रिक्स में क्या होगा, ब्रिक्स में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम की बात की गई है, और ब्रिक्स के अंदर बात की गई है ग्रीन एक्सचेंज की, और एक री इंश्योरेंस कंपनी बनाने की बात की गई। प्राइमरी चीज़ें ये डिस्कस की गई हैं ब्रिक्स में इस बार, ठीक है। आई होप आपको याद रहेंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाबरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट की। कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर साइंटिस्ट ने बनाया कि एक फर्टिलाइजर बॉम्ब है। यानी यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि ये वो जगह है जहाँ पर एक मीटेरॉइड गिरा था जिसकी वजह से डायनासोर खत्म हो गए, और वो मीटेरॉइड बाबरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट के ऊपर गिरा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, और इस मीटेरॉइड की वजह से फॉस्फोरस और आयरन आया जिसने माइक्रोबल लाइफ को बढ़ावा दिया था, और इसकी वजह से फर्टिलिटी बढ़ी थी, और ऐसा एनवायरनमेंट बना था जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने लग गए थे, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। इसका नाम है बार्बरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट, साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका बिल्कुल कोने में। देखो अफ्रीका के सबसे नीचे पहले आती है कंट्री। अगर आप अफ्रीका का मैप से ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ सबसे नीचे वाले हिस्से में आती है साउथ अफ्रीका। उसके कोने में जस्ट मोजाम्बिक की बाउंड्री के पास ये इलाका है। मैप पे देखते हैं एक बार। अगर हम देखें तो ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के अंदर भी दो कंट्रीज हैं, एक तो ये लेसोतो है और दूसरा स्वाजीलैंड। लेसोतो कंप्लीटली साउथ अफ्रीका के अंतर्गत है। स्वाजीलैंड के ठीक ऊपर यहाँ पर ये है बैबरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट। ये रहा, रेड में भी दिख रहा है आपको। ये वो जगह है जहाँ पर असल में ये जगह है जिसको बोला गया कि फर्टिलिटी बॉम्ब है ये। तो अगर आपको बोला जाए बार्बरटोन ग्रीनस्टोन बेल्ट कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, स्वाजीलैंड के जस्ट ऊपर, ठीक है। ये आप समझ गए क्या है कहानी, ठीक। मोजाम्बिक इसकी बाउंड्री से है। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है, साइड में बोत्सवाना है, ऊपर जिम्बाब्वे है, नामीबिया है, यहाँ पर मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक के इधर यहाँ पर पानी का इलाका होगा। उसके बाद क्या देश होगा जो टूटा होगा लकड़ी का टुकड़ा जैसा दिखेगा आपको, वो देश है मेडागास्कर, ठीक है। तो ये वाली कहानी हो गई इस जगह की। आगे करतारपुर साहिब कॉरिडोर की हमने बात कर ली है ऑलरेडी। एक मैप पे मैं आपको और दिखा देता हूँ क्या है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पर ये गुरुद्वारा है। यहाँ डेरा बाबा नानक का जो ये इलाका है, यहाँ से आप इसमें एंटर करेंगे और आप बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जा सकते हैं। रावी रिवर है, रावी के बैंक पर ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी यहीं पर है। तो ये वो कॉरिडोर है जो 23 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास का है ये इलाका। बॉर्डर क्रॉस करके आप 2 किलोमीटर जाओगे तब आपको एक गुरुद्वारा मिलेगा। डेरा बाबा नानक से आप करतारपुर जा सकते हो। ये वो जगह है, रावी रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। तो याद रखिए रिवर का नाम रावी, ना कि सतलज, और प्लस कहाँ कनेक्ट करता है इसको, ठीक है। क्लियर है। आगे अब जब ब्रिक्स की बात हुई तो आपको पता ही है कि इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बातें की गई, जहां पर भारत और चाइना अब दोबारा पहुंचा है। एग्रीमेंट ये हुआ है कि रिजोल्यूशन किया गया 2020 के इश्यूज का, कि अब मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ घटाई जाएगी, और जैसे 2020 के पहले यहाँ शांति व्यवस्था थी वैसी स्थापित की जाएगी। एक मंथली मीटिंग होगी कमांडिंग ऑफिसर्स की, ट्रूप को रिड्यूस किया जाएगा, और जो ब्लॉक्ड एरियाज थे वहां पेट्रोलिंग दोबारा स्टार्ट की जाएगी। अब इसके अंदर भारत को क्या क्या मिलेगा वो, तो दमचौक के ऊपर अब दोबारा जो पेट्रोलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब 14 से 15 ट्रूप्स पर पेट्रोल जा सकेंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और ये भी माना गया है कि वाई जंक्शन को लेके जो पहले का सिस्टम था उसमें एक शिफ्ट देखा गया है। कैसे विड्रॉ होगी चीजें वो अभी तक कोई क्लियर नहीं है। वाई जंक्शन कहाँ पर है जरा बताइए मुझे, वाई जंक्शन किस जगह पर इंडिया के लिए मिलिट्री प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है दौलत बेग ओल्डी, यह है काराकोरम पास। चाइना लगातार एंटर करने की कोशिश करता है कंसिस्टेंटली, और 2020 के बाद से कई जगहों पर युद्ध की स्थिति भारत के साथ बनी हुई है। तो अब कजान में कम से कम इसको रिस्टोर किया गया, चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। भारत और चाइना पर है। वाई जंक्शन डेप्सांग प्लेन के पास ही है जहाँ से ये हिस्सा कटता है दो हिस्सों में, ठीक है। तो यहीं पर जो इलाका है इसके पास में ही वो है दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप, जहाँ के बीच में ये डिटेल मैंने ऐड कर दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पर क्या है, क्या विवाद है। अगले टॉपिक पर आते हैं जो है एक टनल। जो टनल है वो टनल जाती है लेह तक, जिसे कहते हैं जेमोरे टनल। जेमोरे टनल पे ही अटैक हुआ था। यहाँ पर टेररिस्टों ने कुछ वर्कर्स को टारगेट किया था, और जिनकी वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था, और काफ़ी बुरा लगा था ये सबको ही कि आउटसाइडर्स जो भी कश्मीर के बाहर के हैं, वहाँ के टेररिस्ट उनको काउंटर करके मारने की तैयारी करते हैं। उनके ऊपर अटैक लगातार हो रहे हैं। तो जेमोरे टनल एक बहुत इंपॉर्टेंट टनल है जो जोजिला पास है उसको कनेक्ट करता, और ये कश्मीर के अंदर सोनमर्ग को जोड़ता द्रास के सेक्टर से। कंप्लीटली ये रीजन साल भर मैन्यूवरेबल हो पाए इसके लिए। तो ये असल में 6.7 किलोमीटर का टनल है, अराउंड 7 किलोमीटर के आसपास का। जो डिस्ट्रिक्ट था उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंदेरबाल।
गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट पर ये टनल बनाया जा रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में। और ये श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे जो है, ले हाईवे, इस पर है और ये लगभग 8500 किलोमीटर की हाइट पर है। तो ये सोनमर्ग यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ से लेह, श्रीनगर लेह हाईवे तक एक अंडरग्राउंड टनल की कहानी है, जो टनल बनने के बाद इस रीजन में कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती और बढ़ेगी ही। इसके ऊपर काम हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है ये। और इस टनल के ऊपर काम जो वर्कर्स कर रहे थे उनके ऊपर टेररिस्टों ने हमला किया, उनको जान से मार डाला, 7 से 8 लोगों की जानें गई, जो बहुत दुखद था। और ये टनल इसलिए न्यूज़ में था। तो ज़ेमोरे टनल कहाँ पर है, ज़ीमोर टनल कहाँ पर है, वो आपको पता होना चाहिए। एक मैप के थ्रू हम देखते हैं। ये रहा वो टनल जो श्रीनगर ले हाईवे से कनेक्ट करेगा। और ये 6.4 किलोमीटर का टनल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सिचुएशन में जब मिनिमम टेम्परेचर -45 डिग्री तक गिर जाता है, उस सिचुएशन में भी यहाँ पर मूवमेंट हो पाएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक गाड़ियाँ यहाँ चल पाएंगी। यहाँ पर वेंटिलेशन का सिस्टम दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल डेवलप किया जा रहा था, जिसको आतंकवादी तबाह करके भारत की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, कश्मीर की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, यहाँ की सिक्योरिटी डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। तो जेमोरी टनल कहाँ पर है, कश्मीर में। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, गंदरबाल। कहाँ जोड़ता है ये, लेह और जो आपका श्रीनगर हाईवे है उसके आसपास जोड़ने वाला इलाका है ये। 1997 से ही इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है। कारगिल वॉर के बाद इंडिया को लगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, इसलिए इसके ऊपर काम और तेज़ी से किया गया। तो ये है जेमोरे हाईवे, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में हाल में ही स्विट्जरलैंड ने इसे ज्वाइन किया है। क्या है भाई, ये असल में एक एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पूरी वेस्टर्न यूरोप के ऊपर लगा हुआ है। ये ऐसा है कि जैसे ही रशिया आपको अगर कोई हमला करेगा तो यूरोपियन कंट्रीज अपना डिफेंस सिस्टम साथ साथ लेकर ट्रेन करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर कोई हमला हो तो कैसे एयर डिफेंस डेवलप करना है, ये उसकी कहानी है। तो स्विट्जरलैंड हमेशा एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जो इन सब चीज़ों से दूर रहती है, वो हमेशा न्यूट्रल रहती है, लेकिन उसने इसको ज्वाइन किया है। ये दिखाता है कि कैसे चीज़ें और ज़्यादा, आप ये समझिए कि उनकी कोशिश है कि रशिया का डर वहाँ कैसे बैठ चुका है देशों में, अब वो अपने आप को स्ट्रांगली एयर डिफेंस सिस्टम पे काम करने वाले हैं। तो यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव में स्विट्जरलैंड ने इसे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो बात करता है एजोरेस आइलैंड के ऊपर। एजोरेस आइलैंड कौन सा आइलैंड है, असल में पोर्तुगाल के पास ये एजोरेस आइलैंड है, जो उनके कब्जे में भी है। यहाँ बहुत ऑर्गेनिक एक्टिविटी हो रही है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड मरीन एरिया है नॉर्थ अटलांटिक में। और ये अजोरस ट्रिपल जंक्शन के पास है। यहाँ पर माउंट पीको है, ये असल में आर्किपेलागो है, काफ़ी छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ज़रा इसकी लोकेशन देखते हैं अजोरस आइलैंड की। यहाँ पर है अजोरस आइलैंड, ठीक है। पोर्टुगाल और स्पेन, ये जो इलाका है, जिस 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 जमीन के ऊपर दोनों बसे हुए जमीन का टुकड़ा, इसे कौन सा पेनिनसुला कहते हैं, ये बताइए मुझे आप। ये तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पर है, ये जगह है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। यहाँ है पनामा कनाल, यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इस लैंडमास को क्या कहते हैं, जिसमें स्पेन और पोर्टुगाल इसका पार्ट है। ऊपर कॉन्टिनेंटल यूरोप है, ये ब्रिटेन है, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। ये आपको मान लो आगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का वो आ गया, प्लेट्यू हो गया। ये क्या कहलाता है, क्या इस जमीन का नाम है जहाँ पोर्टुगाल और स्पेन लोकेटेड है। अगले हफ्ते इसको डिस्कस करेंगे हम। बताइए मुझे, मैंने पहले बताया हुआ कई बार आपको, इस जमीन के टुकड़े को क्या कहते हैं। हमने पिछले हफ्ते मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, ये पूरा डिस्कस किया था, कैसे कैसे कंट्रीज डिवाइडेड है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एक आइलैंड की जिसका नाम है एजोरेस आइलैंड। इसके ऊपर कब्जा किसका है, पोर्तुगाल का। और ये रीजन्स को अगर आप देखो ना, इस रीजन में कई सारे आइलैंड्स हैं। और माउंट पिको इसकी हाईएस्ट माउंटेन है। ये वो इलाका है, एक लार्जेस्ट मरीन जोन जो नॉर्थ अटलांटिका में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, वो यही है, ठीक है। ये भी हम समझ गए। बाकी आगे एक कॉन्फ्लिक्ट लगातार थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जहाँ पर हमेशा से हालांकि जो एक लाइन थी, इसे कहते हैं डीमिलिटाइज जोन, जहाँ आज इनकी सीमा रेखा है। कोशिश ये थी कि 38th पैरेलल, ये जो 38th पैरेलल यहाँ से गुजरता है, अगर आप इस मैप में भी देखें, ये 38th पैरेलल पहले बात की गई थी, ऐसे बांटेंगे इसको, लेकिन बाद में ये अब जो डीमिलिटाइज जोन है, ये वो वाला रीजन है। यहाँ खबरें आती है बार बार, टनल मिलते हैं जो नॉर्थ कोरिया ने बनाए हैं कभी, तो साउथ कोरिया हमेशा परेशान रहता है इन हमलों से, इन दिक्कतों से। इसको रिजॉल्व करने की कोशिश बार बार की जाती रही है। तो ये कहानी हो गई कोरियन पेनिनसुला की। इसमें इसमें जो जहाँ भी बाउंड्री है वो है डीमिलिटाइज जोन, डीएमजी से कहते हैं। और 38th पैरेलल यहाँ से गुजरता है दोनों के बीच से। हालांकि इट इज़ नॉट द बाउंड्री, रिमेंबर, इट इज़ नॉट द बाउंड्री, द बाउंड्री इज डीएमजेड, नॉट द 38th पैरेलल। एक समय में जब ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेवलप हुआ था, तो यहाँ बहुत ज़्यादा लॉसेस दोनों ही देशों को देखने पड़े थे। तो इधर कब्जा हो गया था कम्युनिस्टों का, इधर आ गए थे कैपिटलिस्ट। आज साउथ कोरिया एक पूरी तरह से डेवलप्ड इकोनॉमी है और इसके स्टैंडर्ड जो है वो
डेवलप कंट्रीज यूरोपियन से भी कई मामलों में बेटर है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक डिक्टेटरशिप है जिसके ऊपर किम जोंग उन का कब्जा है, वो लगातार इस पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में रखते हैं और बहुत ही मतलब इनकी स्थिति बहुत बुरी है। सो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैप को एक बार थोड़ा ठीक से देख लेते हैं। ये साउथ कोरिया है, इसमें सियोल आ गया आपका, इंशोन का इलाका यहाँ पर है, ये इनकी राजधानी है। कुछ इंपॉर्टेंट इलाके जैसे मैंने बोला आपको, ये रहा जेजू आइलैंड, ठीक है, यहाँ है जेजू स्ट्रेट, ये है कोरियन स्ट्रेट। कोरियन स्ट्रेट के बाद ये जो एक आइलैंड है छोटा सा, ये है सुशिमा, जो जापान का आइलैंड है। इसलिए जब जब यहाँ नॉर्थ कोरिया बम फेंकता है इसके ऊपर, तो जापान को भी डर लगता है भाई हमारे ऊपर ना गिर जाए कहीं। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर रेंगरी माउंटेन्स है, इनकी बाउंड्रीज दो देशों से लगती है, रशिया से और चाइना से। साउथ कोरिया तो लगभग एक ही इनका नेबर है, नॉर्थ कोरिया। बाकी फिर यहाँ पर ओशन है, ओशन के बाद यहाँ पर आपको दिखता है क्लियरली जापान। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक कहानी है इस जगह की। अब जरा ना एक चीज़ पे आए कि जो बातें हमने डिस्कस करी कितनी आपको याद है, कौन कौन सी लोकेशंस आपको याद है, कहाँ कहाँ पर क्या लोकेटेड है। इस मैप पर आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि भाई पहली बात जेजू आइलैंड कहाँ पर है, ठीक है, उसको लोकेट करिए। डीएमजेड कहाँ पर है, ये लोकेट करिए। ठीक, रावी के पास किस रिलीजियस श्राइन की बात की गई थी, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश है, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। साउथ अफ्रीका के अंदर, पूरी उसी देश के अंदर कौन सा देश बसा हुआ है, दो देश ऐसे हैं, उनका नाम बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरह रिवाइज करनी है, ठीक है, कि जो भी इंपॉर्टेंट नाम है वो आप मिस ना करो। डेप्सांग प्लेन कहाँ पर है, हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है, गलवान कहाँ पर है, ये सब याद होना चाहिए। बाकी एजोरस आइलैंड कहाँ पर है, एजोरस किधर है, इधर है एजोरस, कहीं और है एजोरस। एजोरस का बताना है मुझे आपको, लोकेशन कहाँ है। फिर हमने साउथ अफ्रीका में स्पेसिफिकली एक फर्टाइल एक्सप्लोजन की बात की थी, उस जगह का नाम क्या था। तो इस तरह से आपको चीज़ें रिवाइज करनी है। और जो भी आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए वो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप पीडीएफ, वहाँ से आप लेके डाउनलोड करिए। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल। और बाकी जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली आईएएस।